हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को स्टडी कर रहे थे और आज अपने इस लेक्चर से हम 10th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टूडेंट इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से कब बनकर तैयार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ था और उस दिन से इसको इन्फोर्स कर दिया गया था, इसके काफ़ी प्रोविज़न्स को इनेक्ट कर दिया गया था। लेकिन स्टूडेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो कम्प्लीटली जो इनेक्ट किया जाता है, जो कम्प्लीटली इन्फोर्स किया जाता है, वो किया जाता है 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविज़न्स को इनेक्ट कर दिया जाता है और इन्फोर्स कर दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट, जैसे जैसे क्या है, टाइम के साथ साथ जो कंडीशंस हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जो सिटीजन्स की नीड हैं, उनमें क्या है काफ़ी चेंजेस आए। तो इसीलिए ये भी सोचा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, उसमें कुछ अमेंडमेंट करने चाहिए। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 दिया गया है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में आता है। अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, उसमें चेंजेस ला सकती है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो फ्लेक्सिबल है और ना ही रिजिड है, बल्कि दोनों का ही सिंथेसिस है। मीन्स कि ना तो ज़्यादा रिजिड है ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसमें क्या है, इन दोनों का एक सिंथेसिस है स्टूडेंट। जबकि जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि जो यूएसए में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के जो प्रोविज़न्स हैं वो काफ़ी रिजिड हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। और वहीं अगर हम एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम ब्रिटेन का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ईजीली अमेंडमेंट कर सकती है, ईजीली चेंजेस कर सकती है। इसीलिए ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी रिजिडिटी के कारण, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण क्या कहा गया है, उसको कहा गया है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फ्लेक्सिबल है और ना ही एकदम से रिजिड है, बल्कि दोनों का एक सिंथेसिस है, दोनों का मिला जुला रूप है। और स्टूडेंट, उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है, उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, उसमें नए आर्टिकल्स को ऐड कर सकती है, या फिर किसी भी पुराने आर्टिकल या पुराने लॉ को इन्फोर्स करने से रोक सकती है, उसको रिपील कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस 1973 में एक जजमेंट दिया जाता है, जिसमें कि इस पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट करने की पावर है अंडर आर्टिकल 368, इस पर थोड़े रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीज़न देती है और कहती है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अमेंड नहीं किया जाएगा, उस पर पार्लियामेंट कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है। इसीलिए कहा गया कि ये क्या हैं, हमारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें पार्लियामेंट कोई अमेंड नहीं कर सकती है। लेकिन जो अदर प्रोविज़न्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर, उन पर पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, उनमें लॉ बना सकती है। ठीक है, तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस 1973 में। इसमें पार्लियामेंट की जो अंडर आर्टिकल
368 उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर दी गई थी उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि आप चेंजेस करिए, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऐसा प्रोविज़न जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसमें कोई भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन जनरल कोई भी प्रोविजंस, कोई भी लॉ या कोई भी आर्टिकल को पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी उसको कोई भी अफेक्ट या उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। उसके बाद जो आर्टिकल 368 है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किए जाने हैं उसके लिए प्रोसीजर को बताया गया है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाएगा तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इस चीज़ को इन पॉइंट्स में समझाया गया है। सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए जो बिल का इंट्रोडक्शन किया जाएगा वो हमारे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर चाहे वो राज्यसभा हो। दोनों ही हाउसेस में हमारे पार्लियामेंट के उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड हो। लेकिन ये कहा गया अंडर आर्टिकल 368 कि कोई भी ऐसा प्रोविज़न जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड हो उसके अमेंडमेंट के लिए जो पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये कहा गया कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट किया जाना है तो उसकी जो पावर है वो केवल पार्लियामेंट को ही दी गई है। पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, किसी भी हाउस में उसके लिए सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर नहीं दी गई है। इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए जो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो किसी भी मिनिस्टर के द्वारा भी किया जा सकता है या फिर किसी भी प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी किया जा सकता है। यहाँ पर स्टूडेंट मिनिस्टर का मीन्स ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसके पास क्या हो, कोई भी पोर्टफोलियो हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, और वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट मेंबर है वो ऐसे पर्सन को कहा गया है, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहा गया है जिसके पास कि अपना कोई डिपार्टमेंट नहीं है, उसको क्या है, कोई विभाग उसको नहीं दिया गया है। जैसे आप पोर्टफोलियो का मतलब समझिए कि जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री है या इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है या फिर क्या है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ये सब क्या है, डिपार्टमेंट है, ये सब पोर्टफोलियो हैं। अगर इसमें क्या है, इनके अंदर अगर कोई भी पर्सन है तो वो क्या कहलाता है, उस डिपार्टमेंट में है तो वो मिनिस्टर कहलाएगा। और अगर बेसिकली ये समझिए कि जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट में जो भी मेंबर हैं तो वो सब मिनिस्टर कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि क्या हो, जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा, वो प्राइवेट मेंबर कहलाएगा। फिर वो चाहे बीजेपी से हो या फिर वो अपोजिशन से हो। जैसे आप एग्जाम्पल इसको देख सकते हैं कि अभी हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें कौन है, बीजेपी के पास है, तो बीजेपी जो हो गई वो क्या हो गया, उसके जो मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट सिस्टम है उसमें जो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, मिनिस्टर कहलाएंगे। जैसे आप क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री को देख लीजिए, अगर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन अगर कोई बिल लेकर आते हैं तो वो क्या होगा, वो एक मिनिस्टर के द्वारा लाया गया बिल माना जाएगा, क्योंकि वो क्या है, उनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है। वही स्टूडेंट प्राइवेट मेंबर ये कहा गया है कि जैसे कोई भी ऐसा मेंबर जिसके पास कोई पोर्टफोलियो प्रेजेंट टाइम पे नहीं है, जैसे कि राहुल गांधी के द्वारा, जो कि अपोजिशन के, इसमें क्या है, सारे अपोजिशन जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सभी आ जाती हैं, उन सभी के मेंबर्स आ जाते हैं। अगर वो मेंबर्स जो कि क्या है, इस टाइम पे सरकार में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, अपोजिशन में है, ठीक है, अपोजिशन में हो सकते हैं लेकिन
प्रेजेंट गवर्नमेंट में वो मिनिस्ट्री में नहीं है, तो ऐसे सभी मेंबर क्या कहलाएंगे, प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए राहुल गांधी किसी बिल को लेकर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो वो क्या कहलाएगा, वो तो राहुल गांधी कहलाएंगे प्राइवेट मेंबर। ठीक है, और वहीं अगर हर्षवर्धन लेके आते हैं किसी बिल को, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएंगे मिनिस्टर के द्वारा लाया गया बिल। तो स्टूडेंट इसमें ये बताया गया है कि बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या है, कोई मनाही नहीं है, उसको कोई मिनिस्टर भी कर सकता है और चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का पर्सन हो जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, दोनों ही हाउसेस में से किसी भी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, वही अपने उस हाउस में जाकर उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, ये कहा गया है। और साथ ही इसमें ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रेयर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए जो बिल पास होना चाहिए वो दोनों ही हाउसेस में उसको स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास होना चाहिए। मींस कि लोकसभा में भी उसको अलग से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होगा और उसी प्रकार उसको राज्यसभा में भी अलग से स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास होना होगा। स्टूडेंट, जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला ये है कि ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी हाउस हो, जैसे लोकसभा का एग्जांपल ले लीजिए, उसकी जो टोटल मेंबरशिप है उसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए। मान लीजिए क्या है, अभी प्रेजेंट में जो लोकसभा है उसमें कितने मेंबर हैं, 543 मेंबर हैं। पहले कितने थे, 545 थे, जिसमें कि जो 2 सीट्स थी वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थी। लेकिन एंग्लो इंडियन को क्या है, उनकी सीट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उन 2 सीट्स को हटा दिया गया है। तो अब प्रेजेंट में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543 टोटल मेंबरशिप हैं। तो इसमें ये कहा गया है, जो इसका पहला पार्ट है स्पेशल मेजॉरिटी का, कि क्या होना चाहिए, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस में मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि मेजॉरिटी क्या होगी, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम 543 को क्या करें, उसको हाफ करें, तो क्या है, कम से कम उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और स्टूडेंट इसी में इसका दूसरा पार्ट है कि मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये कहा गया है इसमें कि क्या होना चाहिए, जो हाउस में चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और जितने भी लोग वोट कर रहे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए उस बिल के स्पेशल मेजॉरिटी के लिए। ठीक है, मींस कि मान लीजिए क्या है कि पार्लियामेंट के एक हाउस में लोकसभा में कितने हैं, 300 मेंबर क्या हैं, 543 में से प्रेजेंट हैं। तो उसमें से क्या कह रहे हैं, उसमें से जो वोटिंग होगी उसमें से 2/3 जो मेंबर होंगे वो उस बिल के पक्ष में, उस बिल के सपोर्ट में वोट करने चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसके लिए कितने चाहिए होंगे, जो 200 लोग होंगे, जो 200 मेंबर होंगे, 200 मेंबर उसके लिए उन्हें वोटिंग की होनी चाहिए उस लेजिस्लेशन या उस बिल के सपोर्ट में। अगर 300 लोग जो प्रेजेंट हैं वहाँ पर और जो वोट कर रहे हैं उसमें से अगर 200 वोट क्या हैं उस बिल के लिए मिलते हैं, तो तब क्या होगी, ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और पहली कंडीशन ये कि क्या है, अगर जैसे टोटल नंबर कितना है, टोटल मेंबरशिप लोकसभा की कितनी है, 543 है, तो उसमें से क्या होगा, उसको अगर हम उसका क्या होगा, हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 271.58 अबाउट इतना आएगा। तो मान लीजिए कम से कम उसके लिए क्या होनी चाहिए, 272 मेंबर्स का उसको क्या मिलना चाहिए, उस बिल को असेंट मिलना चाहिए, उस बिल को इतने लोगों की वोटिंग उनके द्वारा की जानी चाहिए। तब अगर दोनों ही कंडीशन क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, तब ही वो बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास माना जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि उसके लिए कितने चाहिए थे, 272 चाहिए थे। 272
332 इतनी उसको वोट चाहिए टोटल मेंबरशिप का, लेकिन यहाँ पे कितने वोट मिले थे? दो। यहाँ पर क्या है, दूसरी जो कंडीशन थी उसमें ये देखा था कि क्या है, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, यहाँ पे 300 प्रेजेंट एंड वोटिंग थे, तो उसमें से उसका 2/3 क्या होनी चाहिए, 2/3 उसके वोट के सपोर्ट में होनी चाहिए, 2/3 मेंबर के द्वारा उसको वोट दिया जाना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर 300 का 2/3 निकाला था कि 200 पर्सन्स, ठीक है। तो ये दोनों ही सिचुएशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल की जानी चाहिए, तभी क्या होगा, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू उसको पास माना जाएगा। और इसके लिए क्या है, दोनों ही हाउसेस में, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों में ही क्या होगा, अलग अलग उसको उस बिल को पास होना होगा। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों ही हाउसेज में उस बिल को सेपरेटली पास होना होता है, और अगर बिल से रिगार्डिंग या बिल के रिगार्डिंग कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है दोनों हाउसेज के बीच में, तो उसके लिए क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जो जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है वो अमेंडमेंट के रिगार्डिंग नहीं किया गया है। ये कहा गया है कि जो जॉइंट सिटिंग है उसको क्या है, नहीं किया जाएगा, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग अगर क्या है, दोनों ही जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, उनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है या कोई डिसएग्रीमेंट है, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जॉइंट सिटिंग है उसका प्रोविज़न नहीं किया गया है। किससे रिलेटेड, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा उस टाइम पे जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, ये बताया गया है, ठीक है। और वैसे क्या है, जॉइंट सिटिंग होती है लेकिन इसमें नहीं होगी, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसा बिल है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा जो फेडरल प्रोविज़न है उसके अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में कोई ऐसा बिल लाया जाता है जो कि किससे रिलेटेड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल प्रोविज़न से रिलेटेड है। स्टूडेंट, फेडरल प्रोविज़न का मीन्स ये होता है कि जब क्या होता है, स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का सेपरेशन होता है, तो ये क्या कहलाता है, फेडरल प्रोविज़न कहलाता है। तो ये कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा बिल है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल प्रोविज़न है उनसे रिलेटेड है, उनमें कुछ चेंजेस किए जाने हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए पहले जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जो क्या है, हाफ उसमें क्या है, आधे लगभग उसमें जो आधे राज्य होंगे उनके द्वारा उनको असेंट देनी होगी, उनके द्वारा उनका रेटिफिकेशन किया जाएगा कि सिंपल मेजॉरिटी से जो कम से कम जो आधे राज्य हों उनके द्वारा रेटिफाई उस बिल को किया जाना चाहिए, उस प्रोविज़न को किया जाना चाहिए, ये कहा गया है, ठीक है। और साथ ही क्या होनी चाहिए, जो हाउस है, चाहे वो पार्लियामेंट का, चाहे वो कोई भी हाउस हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में ही क्या होनी चाहिए, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग में उनकी एक सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए, ये कहा गया है। और अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल प्रोविज़न से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट किया जाना है तो उसके लिए क्या होगा, कम से कम जो आधे राज्य हैं उनका रेटिफिकेशन चाहिए होगा, उनका वोट उसके पक्ष में चाहिए होगा, तभी वो जो फेडरल प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें चेंजेस किए जाएंगे। और साथ ही पार्लियामेंट में उस टाइम पे जो भी हाउस है उसमें जो भी मेंबर्स हैं जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनमें भी मेजॉरिटी होनी चाहिए, ये कहा गया है। और साथ ही जो स्टेट्स हैं जो क्या हैं, जो आधे से ज़्यादा जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके द्वारा उनको रेटिफाई किया जाना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या है कि फेडरल प्रोविज़न है, फेडरल मीन्स कि उसमें क्या होगा, स्टेट की भी
कुछ स्टेट से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट होंगे और सेंटर से रिलेटेड भी कुछ पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के प्रोविज़न होंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि कम से कम क्या हो, उससे रिलेटेड जो भी आधे से ज़्यादा जो राज्य हैं, कम से कम आधे राज्यों का, आधे स्टेट्स के जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनके द्वारा उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, उसके पक्ष में उस बिल के पक्ष में उनका रेटिफिकेशन मिलना चाहिए, तभी वो फेडरल प्रोविज़न को अमेंड किया जा सकता है। उसके लिए क्या है, कम से कम आधे राज्यों के जो लेजिस्लेचर हैं उनका वोट दिया जाना चाहिए, उनका एसेंट मिलना चाहिए, उनके द्वारा रेटिफिकेशन किया जाना चाहिए। और साथ ही क्या होना चाहिए, उस हाउस में जो कि पार्लियामेंट का जो हाउस है वहाँ पर क्या होनी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए। ये कहा गया है कि क्या किया जाएगा, मीन्स कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो आधे राज्यों का, उनको वहाँ से सिंपल मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी का मीन्स है कि क्या होगा, जो भी जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उनमें क्या होनी चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए। इस चीज़ को सिंपल मेजॉरिटी कहा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बताया गया है कि जब क्या होगा, जब दोनों ही हाउसेस में, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस से अगर कोई भी जो एक्ट है, जो बिल है, अगर वो पास हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो बिल प्रेसिडेंट के पास उसके रेटिफिकेशन के लिए उसको भेजा जाता है। ठीक है, ये कहा गया है आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर स्टूडेंट, ये लेजिस्लेचर की बात इसीलिए की गई है जबकि जो अभी हमने एक केस पढ़ा था जिसमें कि क्या हो, जो फेडरल प्रोविज़न से रिलेटेड हो, अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट किया जाना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल प्रोविज़न्स को अमेंड करने के लिए है, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का भी रेटिफिकेशन चाहिए होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी उसमें कंसिडरेशन चाहिए होता है। तो ये कहा गया है कि अगर क्या होता है, दोनों ही हाउसेस में वो पास हो जाता है वो बिल और उसको स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी रेटिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी क्या है, ये इसीलिए बोला गया है स्टेट लेजिस्लेचर की ज़रूरत, सिर्फ उसके कंसिडरेशन की ज़रूरत सिर्फ वहीं पड़ेगी जहाँ पर कि क्या होगा, जो प्रोविज़न होगा वो फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करने से रिलेटेड होगा। जो फेडरल प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें कि स्टेट का इंक्लूज़न होगा, तो तब उस टाइम पे जो क्या है, हाफ, ठीक है, कम से कम जो आधे राज्य हैं उनकी रेटिफिकेशन ली जाती है, उनका कंसिडरेशन लिया जाता है। ये कहा गया है कि जब क्या होगा, दोनों ही हाउसेस में उसको पास कर लिया जाएगा। अगर कुछ सिचुएशन में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर्स की कंसिडरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, अगर वहाँ से भी जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से भी उसको पास किया जाएगा। उसके बाद उस बिल को प्रेसिडेंट के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि प्रेसिडेंट क्या करे, उसमें अपनी एसेंट दे। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि प्रेसिडेंट को क्या करना होगा, उस बिल पर अपनी एसेंट को देना ही होगा। ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट अपनी एसेंट को मना नहीं कर सकते हैं, अपनी परमिशन देने से मना नहीं कर सकते हैं और ना ही उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में दोबारा भेज सकते हैं। ये कहा गया है कि ये प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी है, ये उनके लिए मैंडेटरी है कि अगर कोई भी ऐसा बिल है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, वहाँ पर उनके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में चेंजेस करने के लिए लाया गया है, तो तब क्या होगा, उस बिल को प्रेसिडेंट के द्वारा उस पर अपनी कंसेंट देनी ही होगी और प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज सकते हैं। उनको अपनी कंसिडरेशन देनी ही होगी और उस बिल को, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों से पास होकर आया है ऑलरेडी, और अगर वो प्रोविज़न किससे रिलेटेड हो, अगर वो प्रोविज़न
फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो तब उसको स्टेट लेजिस्लेचर का कंसिडरेशन भी ज़रूरी होगा। और इन सब के बाद उसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट को अपनी कंसिडरेशन देनी ही देनी होगी, ये कहा गया है, क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविज़न से रिलेटेड है, जिसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए जाने के प्रोविज़न है। इसको प्रेसिडेंट के द्वारा मना नहीं किया जा सकता है और इस पर अपनी एसेंट देनी ही देनी होती है। नेक्स्ट कहा गया है कि प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद जब प्रेसिडेंट की उसमें एसेंट मिल जाती है, प्रेसिडेंट की सहमति मिल जाती है, तो वो बिल क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। तो स्टूडेंट ये पूरा प्रोसीजर था कि किस तरीके से एक बिल के रूप में किसी भी अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर होता है उसको पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसको किसी भी प्राइवेट मेंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर किसी मिनिस्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और उसके बाद क्या है, उसमें दोनों ही जो लेजिस्लेचर है, अगर क्या है वो प्रोविज़न जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो तब क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के कंसिडरेशन की भी ज़रूरत होगी और दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में उस बिल को सेपरेटली पास होना होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, और उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि प्रेसिडेंट उसमें अपनी एसेंट दें, और प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकते हैं और इसके लिए प्रेसिडेंट क्या हैं, वो बाध्य होते हैं, वो उसमें अपनी कंसिडरेशन देते हैं, उसको एसेंट प्रोवाइड कराते हैं। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद कोई भी जो बिल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है और उसमें क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे से चेंजेस कर दिए जाते हैं और उन चेंजेस को ऑथराइज्ड माना जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा पूरा प्रोसीजर कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।